नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटीज़ के सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और अभी हमने क्लास 11th के एनसीईआरटीज़ के इकोनॉमिक्स भाग का कंप्लीट किया है और आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटीज़ को लेकर के चलेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और जो दूसरा भाग है उसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अभी जो आपको हम बता रहे हैं, अभी जो आपके पास ये टॉपिक्स हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र और उससे संबंधित कुछ जो विभिन्न टॉपिक्स हैं, जैसे में राष्ट्रीय आय, बजट, इन सब के बारे में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या है, कैसे है, उस चीज़ को हम समझेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हमारा इसमें सिलेबस क्या है, हमें क्लास 12th के समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, हम उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास समष्टि अर्थशास्त्र में ये चैप्टर्स दिए गए हैं जिसका हमें मूल्यांकन करना है। और मैं तैयारी के हिसाब से आसानी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे लिए जो मुख्य चैप्टर पढ़ने हैं वो एक चैप्टर 2 है जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन बताता है, एक चैप्टर 3 है जो मुद्रा और बैंकिंग को बताता है, और एक चैप्टर 5 है जो सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था की बात करता है। इसी में ये जो आप चालू खाता, पूंजी खाता देख रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में आपको, ये जो चैप्टर आपका रहेगा मुद्रा और बैंकिंग, इसी में मैं इसे कवर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद फिर आपका इस क्लास 12th के भाग 1 जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, उससे संबंधित सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। एनसीईआरटी के क्लास 12th का भाग 1 का चैप्टर अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन के बारे में ये बात करता है। लेखांकन के समझने से पहले हमें समष्टि अर्थशास्त्र की जो कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं, हम उसको पहले समझ लें कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें एडम स्मिथ की नाम आता है। एडम स्मिथ कौन थे? तो ये एक बहुत बड़े आधुनिक अर्थशास्त्री जो है, उनके जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हो गए एडम स्मिथ। उनकी एक किताब थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस नाम से इन्होंने एक किताब लिखा था एडम स्मिथ जी ने, और वही जो है वो बताते थे कि किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं। ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं जिसका जवाब हमें एडम स्मिथ के किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन से प्राप्त होता है। तो हम प्रायः जो वास्तव में हम देखते हैं कि प्राचीन समय के हिसाब से अगर हम अर्थशास्त्र की व्याख्या करें तो उसमें यह कहा जाता था कि वो देश संपन्न या विकसित माने जाएंगे जिनके पास वन, अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा जो है वो मिले हुए हैं। वो देश जो है वो सबसे धनी माने जाते हैं। लेकिन अभी के काल में आप देखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जब काल आता है उसमें आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है। जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है वही जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा धनी और बहुत ही संपन्न देश माने जाते हैं। उसमें आपका एग्जाम्पल के रूप में आप यूएसए, यूके को देख लीजिए, इनके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। वहीं जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है वो संसाधन के मामले में संसाधन संपन्न है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वो विश्व के सबसे गरीब देश है ना। तो इससे ये हमें पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। अर्थात सिर्फ प्राकृतिक संसाधन रहने से कुछ नहीं होगा, जब तक उसका जो है सो प्रक्रम नहीं किया जाएगा, प्रसंस्करण नहीं होगा, तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। और कोई देश जो है सो सिर्फ संसाधनों की बहुलता के कारण वो जो है वो आपको विकसित नहीं माना जाएगा, धनी नहीं माना जाएगा। उसके लिए उस प्रकार का हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक टर्म आता है कि उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम, उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। तो ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो दो चीज़ की बात करता है। एक तो बात करता है कंज्यूमर की, है ना, अर्थात उपभोक्ता की, और एक बात करता है प्रोड्यूसर की, है ना, जिसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। इन दोनों के बारे में ये बात करता है। तो उपभोक्ता और उत्पादक, तो यहाँ पे उपभोक्ता के बारे में बताया है कि उपभोक्ता क्या है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम, उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है ना।
तो इसमें क्या होता है कि वस्तु का डिवीजन किया गया है। मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं, उसके बाद मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। वस्तु को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है अंतिम वस्तु, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है प्रधान वस्तु। प्रधान मतलब कि या प्रथम वस्तु। तो प्रथम वस्तु कौन हो गया? प्रथम वस्तु वो हो गए जो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करके अंतिम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वही हो गए हमारे प्रथम वस्तु। और अंतिम वस्तु वो है जो क्रय के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके अंतिम वस्तु और प्रधान या प्रथम वस्तु। और भी जब इसको मूल्य के आधार पे अगर इसको आप तोड़ने की कोशिश करिएगा तो मूल्य के आधार पे आपको दो वस्तुएं मिलेंगी, मूल्य आधारित वस्तु। तो मूल्य आधारित वस्तु जो है वो दो प्रकार के आ जाते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं उपभोग वस्तु और दूसरे को हम लोग कहते हैं पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तु क्या होता है? तो उपभोग वस्तु वह होता है जिसका हम लोग अंतिम रूप में प्रयोग करते हैं। अंतिम रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग उपभोग वस्तु कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें तो बिस्किट अगर हम खा रहे हैं तो बिस्किट जो हम खरीद के खा रहे हैं वो बिस्किट क्या हो जाएगा? अंतिम उपभोग, अंतिम वस्तु माना जाएगा। जैसे अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं, शर्ट खरीदे, शर्ट हम पहन रहे हैं, तो वो जो शर्ट हम पहन रहे हैं वो क्या है? वो हमारे लिए उपभोग वस्तु है। वहीं पूंजीगत वस्तु क्या होता है? तो पूंजीगत वस्तु वह होता है जो हमें उपभोग वस्तु को बनाने में मदद करता है। उपभोग वस्तु को बनाने में मदद करता है, बनाने में सहायक है ना। तो उपभोग वस्तु को बनाने में सहायक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है सो हम मशीन हो गया या आपके पास उपकरण हो गए या औजार हो गया, ये सारे जो वस्तु हैं ये सभी क्या हैं? ये पूंजीगत वस्तु कहलाते हैं। इनकी मदद से हम उपभोग वस्तु का निर्माण करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? पूंजीगत वस्तु होता है। इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक मध्यवर्ती वस्तु की बात होती है, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होते हैं? मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है? तो मध्यवर्ती वस्तु वो है कि इनका उपयोग क्या किया जाता है? इनका उपयोग अन्य उत्पादक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब ये मूलतः नहीं है उत्पादक सामग्री, लेकिन इनकी मदद से हम किसी उत्पाद को तैयार कर सकते हैं, उपभोग वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? मध्यवर्ती वस्तु हो जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ आपको इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताता है। जैसे अंतिम वस्तु जो हम कह रहे थे, अंतिम वस्तु मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उपभोक्ता जो अंतिम रूप से जो अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकता है वही जो है सो हमारा अंतिम वस्तु मान्य कहा जाएगा। इसको अगर और हम डेफिनेशन के रूप में संक्षेप रूप से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताता है कि वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता अथवा जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। ये लेमैन डेफिनेशन हुआ कि इसे भी हम लोग अंतिम वस्तु कह सकते हैं। लेकिन अगर हम दुकान से चाय खरीद रहे हैं, जैसे इसमें उसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि हम दुकान से चाय खरीद रहे हैं, तो चाय जब खरीदे तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन चाय को हम उसी तरीके से नहीं ना प्रयोग में लेते। उसके लिए हम उसे पेय पदार्थ बना करके फिर इसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमने उपयोग उसे अलग रूप दे करके किया, तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु होता है। इसको फिर अर्थव्यवस्था के संबंध में इस पर एक और फिर डिफिनेशन निकल के आता है। वो ये है कि कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति के दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है ना। तो अंतिम वस्तु सिर्फ इस तरीके से नहीं होगा कि हमने उसे खरीद लिया और काम हो गया, या उसका हमने प्रसंस्करण कर दिया तो वो हमारा अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु वही है जो उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि पर आधारित ये अपना काम करेगा, तभी वो अंतिम वस्तु कहलाता है। अंतिम वस्तु को दो भाग में बांटा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया, तो अंतिम वस्तु दो भाग में बांट रही है। एक है उपभोग वस्तु और दूसरा है पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तु क्या है? तो आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उनकी क्रय किया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग उपभोग वस्तु कहते हैं। तो अब इस चीज में हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे
और इसमें हम जब बात कर लिए यहाँ पे कि उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं जो हैं वो कैसे दो भागों में बांटा जाता है। और उपभोग वस्तुएं वो होती हैं जो आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं और मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उनको क्रय किया जाता है, तो ये उपभोग वस्तुएं कहलाते हैं, है ना। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी होते हैं जो किसी प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उत्पादन प्रक्रम में उनका प्रयोग होता है, जैसे औजार, उपकरण, मशीन, ये जो है वो पूंजीगत वस्तु कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर यद्यपि अपनी अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं, फिर भी उनमें एक समान विशेषता होती है जो पूंजीगत वस्तु जैसी होती है। ये टिकाऊ वस्तु है, तो पूंजीगत वस्तु को फिर एक भाग में बांटा गया जिसको हम लोग टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो उत्पादक आगत सामग्री के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए उस इस्पात की चादर का जो उपयोग होता है, बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं उसको कहते हैं, है ना। अब इसी चीज़ में हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो निर्धारण क्या होता है कि जो हम अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसके आधार पे हम किसी आय की गणना करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग से अंतिम निर्गत की मात्रा प्राप्त होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन क्यों करें, तो हम अंतिम वस्तु का मूल्यांकन इसलिए करेंगे क्योंकि अंतिम वस्तु के मूल्य में ही मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल हो जाता है, और इसको अगर अलग से हम उसकी गणना करें तो ये दोबारा गणना कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी किसी चीज़ को निकालते हैं, किसी वस्तु के उत्पाद को निकालते हैं, उसके प्रोडक्शन रेट को निकालते हैं, तो हम अंतिम वस्तु के हिसाब से हम तय करते हैं कि ये जो है सो इसका आगत निर्गत क्या स्थिति होगी। इसी में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह को सीधा सा ऐसे समझिए कि एक निश्चित सीमा में जो फ्लो हो रहा है वो हो गया प्रवाह, और जो एक निश्चित सीमा में वॉल्यूम कंज्यूम है वो कहला जाता है आपका स्टॉक। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप इस तरीके से समझिए कि आप 1 किलो चावल लेकर के आ रहे हैं, ये हुआ आपका प्रवाह, और दुकान में 20 बोरी चावल का कट्टा रखा हुआ है, बोरी रखी हुई है चावल की 20 बोरी, तो वो क्या है, वो स्टॉक हो गया। तो देखिए कहता है ना कि प्रवाह को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है और स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है। तो जैसे आपने एक टर्म सुना होगा बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक क्या है, ये बफर स्टॉक है कि जब हम एफसीआई में, हम क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी में चर्चा कर चुके हैं कि एफसीआई में जब हम फूड स्टोरेज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टॉक होता है, और जब हम पीडीएस के माध्यम से उसका जनता में बांटते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है फ्लो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रवाह और स्टॉक कहते किसे हैं, है ना। अब इसमें कहता है कि अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना कैसे होगी, तो अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं जिसमें सकल निवेश किया जाता है। ये सकल निवेश किस प्रकार का, मशीन, औजार और उपकरण, भवन, कार्यालय का स्थान, ये सब जो है वो क्या है, वो सकल निवेश है ना। इसी में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो इसमें क्या होता है कि निवल निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ये एनसीईआरटी टर्म को समझ गया, मैं मूल्य ह्रास को समझा दूंगा, इसके बाद में फिर बताता हूं कि कैसे हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे आपको। तो मूल्य ह्रास कहते किसे हैं, तो पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्य ह्रास कहते हैं, है ना। तो जो टूट फूट के दौरान जो भी जो है सो मूल्य का निवेश किया गया वो सारे क्या कहलाते हैं, मूल्य ह्रास कहलाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन इसे कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा, तो आपने सकल निवेश को समझ लिया है अभी तक। सकल निवेश क्या हुआ कि जो पूंजी में जो लगा वो है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। और निवल निवेश क्या होता है, जब निवल निवेश में से हम जो है सो सकल निवेश माइनस डेप्रिसिएशन जब हम कर देते हैं, मूल्य ह्रास कर देते हैं, तो मूल्य ह्रास क्या कहलाता है मेरा, वो हो जाता है हमारा निवल निवेश, मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। ये हो गया मेरा निवल निवेश, इसे हम कहते हैं। अब इसी में हम आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि को समझेंगे। वर्तुल प्रवाह को समझ लीजिए। वर्तुल प्रवाह ये होता है कि जो फर्म में जो वस्तु और सेवाएं परिवार में मिली और जो इसकी कारक अदायगी की गई, वो परिवार क्या करेगा, व्यय करेगा किसमें, फर्म में, और कैसे करेगा, कारक सेवा के जरिए। एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया उस एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं कि फर्म में कोई वर्कर काम कर रहा है,
कोई वर्कर काम कर रहा है, ये क्या है, ये एक उसका एक परिवार है। तो फर्म क्या करेगा कि उसको वस्तु सेवा प्रदान करेगा और साथ में क्योंकि वर्कर काम कर रहा है तो उसको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कहाँ पहुंचा, परिवार के पास पहुंचा। ये परिवार अपना जो है सो खान पान के लिए उस वस्तु सुविधा को क्या करेगा, खरीदेगा, व्यय करेगा, खरीदेगा। और दूसरा चीज क्या करेगा कि क्योंकि उस परिवार का जो मुखिया है वो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो अपनी सेवा को भी देगा और यहाँ से व्यय भी करेगा। तो यही जो है वो आपका क्या, इसी को कहते हैं हम लोग वर्तुल जो है सो पथ, अर्थात कर्वपात, है ना। अब राष्ट्रीय आय की जो विधि है उस विधि को हम थोड़ा सा समझते हैं। एक फॉर्मेट में हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आय की विधि को कैसे हम नापते हैं। उससे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना होगा, उन सबको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एडम स्मिथ ने विश्व इकोनॉमी में बात कर ली थी। भारत में जो है ना राष्ट्रीय आय का प्रतिपादन जो है, राष्ट्रीय आय का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। इन्होंने 1868 में एक अनुमान दिया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आय का, भारत में राष्ट्रीय आय का एक अनुमान दिया। और ये अपने किस किताब में लिखे थे, तो इन्होंने जो था वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताया था कि कैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो भारत से इंग्लैंड जा रही है। और उसी दौरान उन्होंने जो था सो राष्ट्रीय आय की अनुमान बताई थी 1868 में। फिर 1949 में पीसी महालनोबिस, जिनके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल दिया गया था, सेकंड फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग जो दिया गया था, फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग जो दी गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा, उन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया था, है ना। और राष्ट्रीय आय समिति का जब गठन किया गया तो इसी में इन्होंने फिर क्या किया, राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, है ना। एक एक पॉइंट को समझिएगा कैसे कैसे इस पे काम किया जा रहा था। उसके बाद 1951 में, है ना, 1951 में केंद्रीय, सेंट्रल सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, है ना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब इसको हिंदी में अगर हम कहें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया गया, संगठन का निर्माण, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और इन्होंने राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाना शुरू किया, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना शुरू किया, अनुमान शुरू। तो कौन जो है सो भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान देता है, तो वो है सीएसओ, है ना, सीएसओ। और ये क्या है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो 1991 से भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान कर रही है। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझते हैं थोड़ा, की अवधारणा। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, बट इस एक बार फिर से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला एक पॉइंट आता है जीडीपी, जिसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में जो सभी वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। मतलब अगर ये एक राष्ट्र है, इसमें ABCDEF ऐसे करके बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां हुई हैं, तो इन सब का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य निकल के आएगा इस बाउंड्री के अंदर। अब इस बाउंड्री में ये जो है वो देसी और विदेशी दोनों कोई हो सकते हैं, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर, उस राष्ट्र के अंदर की सिर्फ बात हो रही है। तो इसमें जो अंतिम जो मौद्रिक मूल्य है वस्तु और सेवाओं का, वो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होता है, जीडीपी, है ना। अब ये जीडीपी में क्या होता है कि जो ईयरली परसेंटेज जो चेंजेज होते हैं, ईयरली परसेंटेज जो चेंज होता है ना, वही क्या करता है, वही इकोनॉमी के ग्रोथ को बताता है, ठीक है। तो जितना चेंज होगा वही हमारा क्या बताएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बताएगा, ठीक है। जीडीपी का एक चीज और है कि ये त्रैमासिक आंकड़ा निकालता है,
त्रैमासिक आंकड़ा। जैसे आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि बात होती है कि Q1 के जो है सो Q1 जब आर्थिक स्थिति थी तो Q1 जो है सो Q1 आर्थिक में X परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, Q2 में जो है वो Y परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, Q3 में जो है वो Z परसेंट की गिरावट हुई और Q4 जो है वो A परसेंटेज का जो है सो बढ़ोतरी हुआ है ना। तो ये जो बताता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने हो गए, है ना। तो हर 3 महीने पे, प्रत्येक 3 महीने पे जीडीपी रेशियो को चेक किया जाता है, ठीक है। और इसका आधार वर्ष क्या होता है, तो आधार वर्ष होता है अभी क्या है 2011-12। इस पर हम बात करेंगे कि इसी में जो है सो स्थिर कीमत और चालू कीमत, इन दो प्रकार के कीमत की बात की गई है, तो वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि जीडीपी जो है वो त्रैमासिक आंकड़े है, हर महीने हर तीसरे महीने जो है वो हम इसका निकालते हैं कि Q1 मतलब पहला तीसरा महीना, Q2 दूसरा जो तीसरा महीना होगा, Q3 और Q4, इस प्रकार से जो है वो जीडीपी का निर्धारण किया जाता है, परसेंटेज ग्रोथ को देखा जाता है। फिर दूसरा जो टर्म है वो क्या है, एनडीपी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो इसको हम लोग कहते हैं निवल अथवा शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना, घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी क्या होता है, एनडीपी का मतलब ही हो गया कि जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कहने का मतलब मूल ह्रास को जब हम माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या बनेगा, वो मेरा एनडीपी बन जाएगा, है ना। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या हुआ कि किसी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है उसमें से जब हम एक वर्ष में, जो इधर रखिएगा, एक वर्ष के दौरान ही जो मूल ह्रास हुआ है, एक वर्ष फाइनेंशियल ईयर में जो मूल ह्रास हुआ है उसको जो हम घटा देंगे तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकल जाएगा। मतलब एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस, हम एफ यहां पे लिख देते हैं, एफ का मतलब यहां पे हम डेप्रिसिएशन या मूल ह्रास से जोड़ रहे हैं, मूल ह्रास, ठीक है। तो ये आपका यहां पे एफ से हम डिनोट इसको कर दे रहे हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी माइनस एफ। तीसरा जो टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं जीएनपी। जीएनपी कहने का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो जीएनपी क्या है, तो जीएनपी में वही होगा कि इसमें जो है वो जितने उस राष्ट्र के द्वारा उत्पादित किए गए हों, चाहे वो बाउंड्री में हो या बाउंड्री से बाहर हो, ये कोई ए कंट्री है कि ये कोई बी कंट्री है, तो अगर कोई मान लेते हैं कि ए बी एक्स वाई जेड जे के ये सब जो हैं वो कुछ देसी कंपनियां हैं और 1 2 3 जो है वो विदेशी कंपनियां हैं, और यहाँ यही एक्स वाई जेड जो है वो इस देश में भी काम कर रहा है, तो हम जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे तो इनका, है ना, प्लस इनका, सॉरी इनका प्लस इनका और माइनस इनका जो मूल्य निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब अगर हम इस फिगर के हिसाब से अगर हम समझें तो ये, अगर हम इसको x1 y1 z1 k1 मान ले, इसको भी यहाँ पे ऐसे मान ले, तो x1 y1, है ना, z1 प्लस j प्लस k, है ना, प्लस x1 y1 और z1 और माइनस 1 + 2 + 3। तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा वो मेरा क्या कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, है ना। तो जीएनपी का मतलब क्या हुआ कि जो विदेशों से आय जो जोड़े जा रहे हैं, जो देसी भारतीयों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है विदेश में उनको, वो आय को हम जोड़ देते हैं, और जो विदेशी कंपनियां हमारे क्षेत्र के अंदर जो प्रॉफिट या आय कमा रही हैं उसको हम जब घटा देते हैं तो मेरा क्या बनता है, वो मेरा जीएनपी बनता है। यानी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें एक्स क्या हो गया, इसमें एक्स हो गया देश के नागरिकों द्वारा विदेश में आय, ठीक है। और एम क्या हो गया, ये हो गया विदेशियों द्वारा देश में आय, विदेशियों द्वारा देश में आए, है ना।
तो ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपका निकल के आएगा जीएनपी। और इसी प्रकार से जब हम एनएनपी क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो कहलाता है, जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एन एन पी इज इक्वल टू अगेन जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ भी एफ बराबर क्या है, एफ बराबर मेरा मूल्यह्रास है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ से आपका ये निकलेगा। इसको अगर हम और थोड़ा सा डिराइव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीएनपी का फॉर्मूला क्या है हम आगे बताए थे, तो जीएनपी का फॉर्मूला ये रहा कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस एफ और फिर माइनस एफ। तो ये जो मूल्यह्रास है यही मेरा क्या निकल के आता है, ये मेरा एनएनपी हो जाएगा। और यही एनएनपी जो है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है ना। तो एनएनपी के जरिए ही जो है वो हम क्या करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था जो है सो हम दर्शाते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय हो गया। अब राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना, तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कैसे होती है, तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होगी, राष्ट्रीय आय की गणना, वो गणना किस प्रकार से होगी, वो होगी आपकी स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय के, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। और ये स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कैसे डिसाइड होगा, सीएसओ के द्वारा। और अभी आधार वर्ष क्या है, 2011-12। अब इसमें 2-3 टर्म जो आया है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो हम समझेंगे पहले कि ये स्थिर मूल्य जो मैंने चर्चा कर दिया कि स्थिर मूल्य है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्थिर मूल्य कहते किसको है। तो स्थिर मूल्य है ना, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो ये कांस्टेंट प्राइस क्या है, तो कांस्टेंट प्राइस होता क्या है कि किसी उत्पाद का पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य, है ना, पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। और अभी जो है सो इंडिया में जो है सो आधार वर्ष क्या रखा गया है, आधार वर्ष रखा गया है हमारा 2011-12। मतलब कि अगर हम कोई मोबाइल बना रहे हैं, सपोज हम एमआई का कोई सपोज मोबाइल बन रहा है, या अगर हम इंडियन कंपनी की हम बात कर लें, तो इंडियन कंपनी में आप ले लीजिए कि हम पतंजलि का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या लावा कंपनी की हम बात कर लें, तो अगर पतंजलि जो है वो तेल अभी निकाल रहा है, तो तेल जो है वो 2024-25 में जो उसकी रेट है करीब सपोज हम 120 रुपये लीटर हम कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है वो 2011-12 में चेक किया जाएगा कि ये 2011-12 में इसकी कीमत क्या थी, है ना। और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इस तेल में कितना इसका जीडीपी हुआ, और फिर जब हम इसका कंट्रीज वाइज भी चेक कर लेंगे तब हम इसका एनडीपी और एनएनपी निकाल पाएंगे, है ना। तो ये होता है आधार वर्ष जो हम एक निर्धारित करते हैं, और उसी के आधार पे हम आकलन करते हैं कि कितनी वृद्धि हो रही है, कितना ह्रास हो रहा है, ये डिसाइड होता है स्थिर मूल्य के जरिए। दूसरा आता है चालू मूल्य या चालू कीमत जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस क्या होगा, तो कांस्टेंट प्राइस वो होगा जिस पर एमआरपी छपा होता है, अर्थात कि किसी वस्तु पर जो एमआरपी होगा वही हमारा क्या बनेगा, चालू मूल्य बनेगा, उसी को हम लोग कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, है ना। इसी में फिर एक टर्म आता है फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं साधन या कारक मूल्य। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो किसी उत्पाद का अगर उत्पादन हो रहा है उसमें उत्पादनकर्ता को जो कारक के लिए भुगतान करना पड़ा, कारक कहने का मतलब जो उत्पादन में कारक के लिए जो भुगतान हुआ, कारक के लिए भुगतान, है ना, वो क्या कहलाता है मेरा, वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। कारक यहाँ पे क्या हो गया, कारक हो गया कि जैसे मशीन का खर्चा, है ना, या ढुलाई का खर्चा,
है ना, या वहाँ तक होलसेल तक पहुँचाने का खर्चा, होलसेल का खर्चा, तो ये सब जो कारक होंगे यही हमारा क्या बनेगा, इसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, यानी कारक मूल्य या साधन मूल्य। अच्छा, इसमें फिर एक टर्म आता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, है ना, बाजार मूल्य मतलब मार्केट कॉस्ट। ये मार्केट कॉस्ट क्या होता है, तो ये बाजार मूल्य क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है, कि जब किसी उत्पादन का जो साधन लागत है उसमें अप्रत्यक्ष कर को जब हम जोड़ देते हैं तो वो जो क्या होता है, बाजार लागत होता है। देखिए, बाजार मूल्य क्या हो गया, बाजार मूल्य हो गया कि जब जो हमारा जो साधन लागत है अर्थात जो फैक्टर कॉस्ट है, उस फैक्टर कॉस्ट में जब हम कर को जोड़ देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं। अप्रत्यक्ष कर कहने का मतलब कि सेस लग गया या आपका जो है सो वैट लग गया, तो इस प्रकार के जो टैक्स लगेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ये सब जब दोनों को मिला देंगे तो इसको हम लोग मार्केट कॉस्ट कहते हैं। तो मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कॉस्ट, है ना। अब क्या होता है कि वह जो उत्पाद होता है, मतलब जो फैक्ट्री से जो निकलता है, फैक्ट्री से जो उत्पाद बन के निकलेगा वो किस कॉस्ट पे निकलेगा, वो मार्केट कॉस्ट पे निकलेगा, जिसमें क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक जो भी साधन लगे और प्लस टैक्स उसमें इंक्लूड होता है। यही क्या बनता है, यही हमारा एमआरपी बन जाता है। और जो नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, तो इन सब को जब जोड़ देंगे तो हमारा जो है वो कारक मूल्य पे जो है हमारा एनएनपी निकलेगा, जो राष्ट्रीय आय का वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। और वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय है आपका स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो हमने इतना समझ लिया। इसके बाद एक टर्म है वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल इनकम कहते हैं, पर्सनल इनकम, है ना। तो ये क्या होता है, तो वो जो व्यक्ति जो आय प्राप्त कर रहा है वो आपका क्या हो गया, वो पर्सनल इनकम हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई समझने वाली कुछ बात है नहीं। अब वो पर्सनल आय को हम कैसे लेंगे, तो जितना भी जमा करके लाभांश करके जो भी बच गया वो जो उसके पैकेट में जो निकला वो क्या हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, है ना। कि कैसे कैसे वो निकला वो चीज़ है। और जो चौथा टर्म है इसको हम लोग कहते हैं व्यय योग्य व्यक्तिक आय। ठीक है, व्यय योग्य व्यक्तिक आय जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या हो गया, तो वे हो गया कि जो प्रत्यक्ष कर को जो घटा दिया, जैसे ब्याज कर हो गया, आय कर हो गया, जब इस सब को घटा करके मानते हैं एक्स कोई उसको आय मिल रहा है, व्यक्तिक आय है, इसमें से जब हम पर्सनल इनकम, ठीक है, टैक्स, है ना, सॉरी, एक्स में से हम इनकम टैक्स या जो है सो कोई ब्याज टैक्स जो है ना, इंटरेस्ट टैक्स है, ये सब जब हम घटा देते हैं इसमें से जो हमको x1 मिलता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसको व्यय योग्य व्यक्तिक आय कहते हैं। ये कहाँ जाता है, ये व्यक्ति के पॉकेट में जाता है, व्यक्ति के पॉकेट में, और यही पॉकेट में जो पैसा जाएगा वो उसका क्या बनेगा, यही इसकी आय पूंजी बनेगी। तो इतना चीज़ समझ गए। तो अब क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि जो है वो 3 प्रकार की है। वो पिछले वीडियो में जो था वो मैंने आपको बताया था। वो 3 प्रकार कौन है, उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि, आय गणना विधि, और तीसरा है आपका उपभोग बचत विधि, उपभोग बचत विधि। उत्पादन गणना क्या होता है कि एक वर्ष में जो भी अंतिम उत्पादित वस्तु या सेवा है उसका शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है ना। और उसमें क्या होता है कि जो उसका जो योग होगा, उसका जो मेन जो उसको वो निकालेंगे, तो उसमें से क्या होता है कि अंतिम उपज योग जो होता है वही हमारा क्या होता है, उत्पाद गणना विधि होता है। और यही जो है हमें जीडीपी को दर्शाता है ना। तो मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं कि अंतिम उपज योग, अंतिम उपज योग, ये हमें बताता है उत्पादन गणना विधि। आय गणना विधि क्या होती है, तो ये होती है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कार्यरत है या व्यवसायिक उपक्रम जो है उसका जो शुद्ध आय योग निकलता है ना, मतलब इनकम के जरिए जो एडिशन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो विभागों का, उन सब का जो अंतिम योग निकलता है,
अंतिम योग, वो मेरा क्या हो जाता है, आय गणना विधि। उपभोग बचत विधि क्या है, तो इस विधि के अनुसार क्या होगा कि कुल आय, है ना, या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय आय जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कुल बचतों का योग होता है, और वही हमारा क्या बनता है, उपभोग बचत। उपभोग बचत का मतलब ये है कि कुल आय जो है वो या तो उपभोग पर व्यय होगा अथवा बचत पर अंतर्राष्ट्रीय आय जो निकल के आएगी वही हमारा क्या बनेगा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय आय निकला यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल बचत का योग होगा, और यही उपभोग बचत कहलाएगा। और हमने बताया आपको कि CSO के द्वारा क्या है, आधार वर्ष ये कैसे डिसाइड होगा, ये तीनों जो विधि है वो आधार वर्ष किस पर देखा जाता है, तो अभी फिलहाल चल रहा है ये 2011-12 का। अब क्या होता है कि जो प्रति व्यक्ति आय तो हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए फिर PPI जो कहते हैं, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PCI। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो बेसिकली किन तीनों सेक्टर में देखा जाता है, प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी, और टर्शियरी सेक्टर में भी। तो इन सब चीज़ों का हम उस पर बात कर चुके हैं पहले भी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक टर्म आता है हिंदू ग्रोथ, है ना, इसको हिंदी में हिंदू वृद्धि कहते हैं, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट, है ना। ये कभी कभी सवाल कर देता है कि हिंदू वृद्धि दर, यूपीएससी में सवाल किया हुआ है 2017, हाँ 2017 के पेपर में ये पूछा गया था कि हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं। ये बीपीएससी में भी सवाल किया गया है कि हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे देगा कि हिंदुओं की वृद्धि से, हिंदुओं की वृद्धि से, है ना, जनसंख्या से, ठीक है, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय आय से, है ना, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ द एबव, नोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू वृद्धि दर कहते हैं, राष्ट्रीय आय, इस यही हमारा क्या कहलाता है, हिंदू वृद्धि दर कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसको प्रयोग जो था वो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था, राजकृष्ण के द्वारा कब किया गया था, 1981 में, है ना। ये कहाँ किया गया था, तो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में इस टर्म को यूज़ किया गया था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने आर्थिक, जब वो जितने भी स्पीचेस दिए उसमें इस हिंदू ग्रोथ की चर्चा की, और ये हिंदू ग्रोथ क्या कहता है, हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर मतलब कि राष्ट्रीय आय। तो जो राष्ट्रीय आय में जो अचानक से जो एक टाइम आया था कि एक अचानक से इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ, और फिर इंक्रीमेंट हुआ, तो ये जो प्रोसेस बताता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, हिंदू ग्रोथ रेट, है ना। तो इतना चीज आपको समझना है इस पूरे राष्ट्रीय आय गणना विधि में। तो यहाँ पे हम आपको हमने पूरा एक डिटेल दे दिया कि राष्ट्रीय आय गणना विधि जो है वो है क्या। तो इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाता है क्लास 12th के एनसीईआरटीज़ को। तो हमने इस पूरे एनसीईआरटीज़ को जब हम ये समझा, क्लास 12th के ये जो चैप्टर हम अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय को जो हम समझे, देखिए ये जो जितने भी आप कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन ही पूरा इसको समझाया है, जो कि मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है अलग से कि कैसे कैसे क्या किया जाता है, उसी पे बातचीत हुई है। वही मूल्यह्रास और वही राष्ट्रीय आय और वही देखिए फैक्टर कॉस्ट, है ना, मार्केट प्राइस, साधन लागत, बाजार कीमत पे सबकी बात की, सबका मैंने आपको डिटेल दे दिया है। और इसी पर ये जो है एक चीज़ और देख लीजिए, एक ये होता है जिसको हम लोग जीवीए कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल्य आधारित वर्धन, है ना। तो मूल्य आधारित वर्धन क्या है, ये बेसिकली ये होता है कि इसमें डिफरेंट प्रकार के, जब हम सकल मूल्य आवर्धन इसको कहते हैं बेसिकली, तो जो सकल मूल्य आवर्धन जो होगा, सकल मूल्य आवर्धन ये क्या होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस में जब हम अलग अलग उत्पादन का टैक्स देते हैं, अलग टैक्स देते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा होता है जीबीए, जिसको सकल मूल्य वर्धित कहते हैं, है ना। और आधारित कीमत पर सकल मूल्य वर्धित निकालना हो तो क्या होता है, निवल उत्पाद कर। देखिए सकल मूल्य वर्धित बाजार कीमत पर क्या होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद पर जो बाजार कीमत निकल रहा है उसी को हम लोग जीबीए कहते हैं, यानी कि सकल मूल्य वर्धन, है ना।
इस प्रकार से ये कैलकुलेशन से समझाया है, तो ये तो उतना है नहीं, जो आपको टर्म से ज़रूरत था वो टर्म हमने बता दिया आपको। तो इसके चैप्टर के अंत में ये देखिए यहाँ पे दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। तो हमने इस चैप्टर के अंत में क्या क्या समझा, हमने समझा सबसे पहले जीडीपी, फिर समझा जीएनपी, फिर समझा एनडीपी, फिर समझा एनएनपी, फिर हमने समझा गणना विधि। और गणना विधि कितने प्रकार के पढ़े हमने, तो गणना विधि हमने 3 प्रकार के पढ़े। पहला उत्पाद गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा उपभोग बचत विधि। तो ये 3 प्रकार के विधियों को हमने पढ़ा। इससे पहले हमने वस्तुओं को जाना कि वस्तुओं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग पूंजी वस्तु कहते हैं, एक को हम लोग उपभोग वस्तु कहते हैं, है ना। और फिर इसी का जब डिफाइन किया गया तो उपभोग पूंजी वस्तु हो गए, इसी में आपको फिर मध्यवर्ती हमने देखा, मध्यवर्ती वस्तु देखा, फिर इसी में हमने जो था वो टिकाऊ वस्तु भी देखा। तो ये सारे वस्तुओं के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने मूल्यह्रास को भी देखा, मूल्यह्रास क्या क्या होता है, डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, है ना। फिर हमने फैक्टर कॉस्ट को भी देखा, है ना। फिर हमने आधार वर्ष क्या चल रहा है इसके बारे में भी जाना। तो इस प्रकार से हम एक समष्टि अर्थव्यवस्था के पूरे जो छोटे छोटे टर्म है इन सभी का हमने अध्ययन कर लिया। और इस प्रकार से ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न बिंदुओं और विभिन्न आधारों पर विचार करने के लिए हमें सक्षम बनाता है कि हम किस प्रकार से किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, उसके जीडीपी, उसके एनएनपी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक, जो कि अध्याय 3 रहेगा इस इकोनॉमिक्स के बुक का, जो मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित है। हम इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, जो हम विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, बीपीएससी, अभी तो हम एनसीईआरटी प्रोग्राम ये चल ही रहा है, इन सब से संबंधित सारे वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।